हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्णवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के दूसरे सर्वोच्च कार्यालय धारक उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भारत के दूसरा सर्वोच्च कार्यपालिका पद माना जाता है, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रथम स्थान भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। इस रूप में भारत के उपराष्ट्रपति का भी जो पद है वो संवैधानिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद हो जाता है। लेकिन जहां तक भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करें, उनके साथ अगर तुलना की बात करें, तो उपराष्ट्रपति के जो अधिकार हैं, जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां राष्ट्रपति की तुलना में काफी कम है। ये बात सही है कि राष्ट्रपति को मिला जो अधिकार है, उन अधिकारों का प्रयोग वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति की तुलना में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां कहीं ज्यादा है, और जिसका प्रयोग वे मंत्री परिषद की लिखित सलाह पर करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो विभिन्न अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद क्या क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम सब इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सदस्य या सभापति के रूप में, सदस्य नहीं, सभापति के रूप में उनकी जो भूमिका है वो भूमिका क्या है। उपराष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, इसके बारे में हालांकि राष्ट्रपति वाले सेगमेंट में भी जो है हमने बताया था कि राष्ट्रपति का जब कह सकते हैं कि देहांत हो जाए, या फिर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, या फिर राष्ट्रपति का जैसे महाभियोग के द्वारा वो जो है कह सकते हैं उनका पद जो है वो खाली कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फिर उस रूप में कितने महीने तक कार्य कर सकता है, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में जिक्र किया था। आज के इस क्लास में हम सब लास्ट में जो है इस बात की भी जो है परीक्षा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या क्या अंतर है, वो कौन कौन से डिफरेंसेस है, जिसको अगर हम समझ लें, अगर हम तुलनात्मक रूप से विवेचन करें तो वो बातें कहीं बेहतर तरीके से समझ में आ सकती है। तो चलिए आज के इस क्लास में हम सब बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति संवैधानिक उपबंध यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, यानी हमारे भारत के संविधान में भारत के उपराष्ट्रपति को लेकर जो जो उपबंध किए गए हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम सब देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, अगर देखना है तो यहां पर इस बात को समझिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, कुछ थोड़ी सी जो है मौलिक जो बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो बातें हम सबसे पहले देख लेते हैं और उसके बाद उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे, जो प्रावधान है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये दूसरा भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद माना जाता है, सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद हो गया दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय धारक, दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय धारक। सब में प्रथम कौन आएगा? राष्ट्रपति धारक। ठीक है, इसके बाद उपराष्ट्रपति जो है वो क्या है कि जैसे भारत के संविधान का जो आर्टिकल 63 है, जिस तरह से भारत के संविधान का अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह से भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ बातें एकदम समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कुछ भी कार्य नहीं है, बस एकमात्र कार्य यह है कि जब राष्ट्रपति का अगर वो पद त्याग कर देते हैं, उनकी मृत्यु अगर हो जाती है या फिर महाभियोग चलाकर उनके पद को उनको हटा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में
जो अस्थायी रिक्तियां उस राष्ट्रपति के पद पर बनती है, उस पर वो कह सकते हैं कि चूंकि वो सर्वोच्च संवैधानिक पद है और उस पद पर कहीं किसी तरह का कोई भी क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पद खाली हो, इसलिए ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति तुरंत जो है वो कार्यभार संभाल लेता है। और ऐसा भारत का संविधान का आर्टिकल जो है 65 कहता है। तो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य, अब आप यहां पे ये समझिए कि उपराष्ट्रपति क्यों नहीं उतना महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है, या फिर उपराष्ट्रपति की आकस्मिक कोई मृत्यु अगर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा। तो वास्तव में उपराष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा यह हमारे देश के संविधान में कहीं पर भी स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन राज्यसभा का पदेन सभापति, जैसा कि आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ स्टेट जो असेंबली है उसका होगा, ठीक है, राज्यसभा का होगा तो उसका वो पदेन सभापति है। इसलिए जब उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वो फिर क्या है, जो उसका उपसभापति होगा वो उपसभापति उस पद को संभाल लेता है। लेकिन फिर क्या सवाल ये उठता है कि क्या वही उपसभापति भारत का उपराष्ट्रपति उन परिस्थितियों में कहलाएगा जब राज्यसभा के सभापति के तौर पे उपराष्ट्रपति जो है नहीं रह जाते या उनकी डेथ हो जाती है। तो वास्तव में इस तरह का कोई भी संवैधानिक उपबंध नहीं किया गया है। कभी कभार क्या होता है कि हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 70, कभी देखिएगा आर्टिकल 70 में मतलब उस सिचुएशन की भी कल्पना की गई है जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति किसी कारणवश जो है अपने पद से त्याग पत्र देते हैं। उस समय क्या है कि उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, ठीक है, उपराष्ट्रपति, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एक साथ है उस सिचुएशन की कल्पना करिए कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अचानक खाली हो जाए तो फिर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति नहीं है। और हमारे संविधान में, मूल संविधान में तो यही बात लिखी गई थी, आर्टिकल 65 में साफ साफ ये लिखा गया कि राष्ट्रपति की अगर किसी कारणवश जो है वो क्या है कि उनका पद अगर रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, आर्टिकल 65 ये कहता है, ठीक है। लेकिन कभी जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस की एक मतलब जो है कह सकते हैं कि एक पूर्वानुमान लगाकर भारत के संविधान में ही जो है इसकी व्यवस्था की गई, एक आर्टिकल 70 की व्यवस्था की गई और जिसके अंतर्गत जो है उन परिस्थितियों में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो तो फिर कौन काम करेगा उसके प्रावधान दिए गए हैं, कैसे संसद जो है वो क्या है कि उसके अनुसार जो है वो कानून बना सकता है। और यही चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये बात ऐसा भारत के इतिहास में हो चुका है, भारत के संवैधानिक इतिहास में, कि जब राष्ट्रपति नहीं थे तो उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, लेकिन उपराष्ट्रपति जो बने वो क्या है कि वो खुद वो राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, ठीक है ना, वीवी गिरी जो है वो क्या है कि खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लगे। तो खुद चुनाव जब लड़ने लगे तो उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा दे दिया तो एक साथ जो है दोनों पद खाली हुआ। तो फिर बाद में जो है भारत के आपको मालूम होगा कि एम हिदायतुल्लाह जो है फिर वहां पर उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ठीक है ना। तो यहां पे जो है फिर वो प्रावधान बना कि नहीं, भारत के राष्ट्रपति अगर नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उस पद पर जो है वो कार्य करेंगे। लेकिन ये मूल संविधान में ऐसी बात नहीं थी और ऐसी जो है व्यवस्था अगर भारत के संसद में किया गया कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ जो है राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। ये बाद में जाकर ये प्रावधान 1969 के आसपास लगभग जो है वो बनाया गया था और उसमें जो है आर्टिकल 70 का ही जो है प्रयोग किया गया था, क्योंकि वहाँ पर एक पहले से ही जो है कि कोई अनफोर्सीन आप कह सकते हो ना कि जिसका आप फोरकास्ट नहीं कर सकते कि क्या सिचुएशन आ सकता है, और वो सिचुएशन अगर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या संसद क्या करेगी या फिर किस तरह की व्यवस्था भारत में की जाएगी। तो इसकी एक गुंजाइश पहले से तो पूर्वानुमान नहीं किया गया, लेकिन ये कर दिया गया, ये व्यवस्था कर दी गई आर्टिकल 70 के अंतर्गत कि अगर ऐसा कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आता है
तो ऐसी स्थिति में संसद को फिर व्यवस्था करने का राइट है कि आप जो उचित समझिए आप लोग मिलकर उसमें क्या है कि फिर आप वो व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो उपराष्ट्रपति का वास्तव में अगर देखा जाए तो जो कह सकते हैं कि उनका दो प्रमुख कार्य है। एक तो अगर सभापति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसा कि आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक ऑफिसियो चेयरमैन होता है, और उस रूप में राज्यसभा के समस्त गतिविधियों का संचालन करना उनका जो है वो क्या है कि फर्ज, उनका दायित्व बन जाता है। और दूसरा फिर वो क्या उनका दूसरा काम है, दूसरा काम है जब राष्ट्रपति किसी कारणवश या पद त्याग की वजह से, मृत्यु की वजह से, या फिर जो है महाभियोग जैसा मतलब आरोप लगाकर उससे पारित कराकर उनके खिलाफ जो है अगर वो रिक्त हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो ये जो है वो दो महत्वपूर्ण कार्य, एक राज्यसभा के सभापति के रूप में और दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, हम लोग इसको जो है वो कह के देखें। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, पहले मैं अनुच्छेद आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद जब तक आप नहीं समझेंगे आप इसके बारे में समझ नहीं सकते। ठीक है, अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और ये बात किसमें कही गई है, 63 में, ठीक उसी तरह से जिस तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 में कहा गया, इसके पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। ठीक इसी तरह से अनुच्छेद 63 में यह कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अनुच्छेद 64 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति जो है वो क्या होगा, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, पदेन सभापति होगा, इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्स ऑफिसियो, ठीक है, चेयरमैन, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। यानी कि आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर जैसे हम क्या कहते हैं ना कि हम जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, यहां पे देखिए एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जिस व्यक्ति का उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव हो गया वो बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या है कि राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। यानी राज्यसभा के सभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य नहीं करते। ठीक है, राज्यसभा उसकी प्रक्रिया अलग है, राज्यसभा के सदस्य उसमें शामिल होते हैं, लेकिन सिर्फ राज्यसभा के सदस्य नहीं करते। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से किया जाता है और सिर्फ लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, जब हम राज्यसभा के उपसभापति की बात करेंगे तो वो राज्यसभा के सदस्यों से होता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो लोकसभा के सदस्यों में से होता है। लेकिन क्या जो राज्यसभा का सभापति है, क्या राज्यसभा का सभापति किसी सदन का सदस्य होता है? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। क्या वो सामान्य वोटिंग सिस्टम में भाग लेता है? अन्य सदस्यों की तरह नहीं भाग लेता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत का जो राज्यसभा है उस राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो बाय डिफॉल्ट जो है जिस भी व्यक्ति का उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव होगा वो क्या है कि वो बन जाएगा राज्यसभा का सभापति। तो ऐसा जो बाय डिफॉल्ट कोई अगर मतलब इस पद पे नियुक्ति हुई तो वो पद भी वो अपने आप करेंगे, उसके लिए अलग से चुनाव की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही पद को हम कहते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले आप इतनी छोटी छोटी सी बातें आप नोट करते जाइए। ठीक है, अब अनुच्छेद 65 में क्या है? अनुच्छेद 65 में ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति, ठीक है,
राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो गया, आगे हम देखेंगे, तो ऐसे स्थिति में उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति का कार्यभार जो है वो क्या करेगा, संभाल लेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 66 की बात करें तो अनुच्छेद 66 का 3 खंड है, पहला, दूसरा, तीसरा खंड, और इसमें कुल मिलाकर जो है आप ये कह सकते हो कि इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में और उपराष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचन प्लस इनकी योग्यता, जो क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, यानी कि वो कौन सा व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है, यानी उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो उसका आर्टिकल 66 के खंड 1 में आप समझ जाइए कि खंड जो 1 है, खंड 1, इस अनुच्छेद के खंड 1 में निर्वाचन की बात की गई है, जबकि खंड 3 में योग्यता की बात की गई है। अब आप बोलोगे खंड 2 में क्या है, तो खंड 2 में वास्तव में क्या है कि ये कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति है वो ना तो राज्यसभा का, ना ही लोकसभा का, और ना ही राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होगा, तो वो कहीं का किसी का भी सदस्य जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे योग्यता वगैरह की बात है, तो शॉर्ट में ये समझिएगा इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, इसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसका जो उल्लेख है वो उल्लेख इसमें किया गया अनुच्छेद 66 में। इसके बाद देखिए आर्टिकल 67 की अगर हम बात करें तो इसमें उपराष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई है, उपराष्ट्रपति के पदावधि। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पे पदावधि की बात की गई है, और इसी में इस बात का जिक्र है कि 5 साल की जो पदावधि है उस 5 साल की पदावधि के पूर्व उपराष्ट्रपति अपने पद से किस किस रूप में मुक्त हो सकता है। क्या उपराष्ट्रपति के रूप में के ऊपर क्या राष्ट्रपति की तरह महाभियोग चलाया जा सकता है, या फिर अगर नहीं चलाया जा सकता है तो उपराष्ट्रपति को उस पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है, वो किस सदन में सबसे पहली बार लाया जाएगा, क्या दोनों सदनों में जो है वो क्या है कि इक्वल स्टेटस वहां पे रखेगा उसे हटाने के लिए। तो ये सारी बातें जैसे कि राष्ट्रपति के कॉन्टेक्स्ट में होता है, जब महाभियोग चलता है तो सदन के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति के ऊपर अगर वो त्याग पत्र दे रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर मृत्यु हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी कारणवश जो है उनके ऊपर कोई अपात्रताएं अगर ला दी गई या किसी तरह का कोई भी जो है कोई ऐसा, मतलब उसमें देखिए ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का एक ही जो है वो क्या है कि एक ही कारण है, वो है संविधान का उल्लंघन किया जाना। बट उपराष्ट्रपति के ऊपर जो है उन्हें हटाने की प्रक्रिया, उसे महाभियोग नहीं कहा जाता है, उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को लाने के पीछे क्या रीजन है, क्या उसमें संविधान का उल्लंघन की बात करें तो वो कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, वहां पर रीजन स्पेसिफाइड नहीं है, उसको किसी भी कारण, लेकिन राष्ट्रपति की जब बात आएगी तो राष्ट्रपति को जो है उनके पद से एक ही आधार पर हटाने का महाभियोग आप चला सकते हो, और वो है संविधान का उल्लंघन। ठीक है, ये बात सही कि भारत के संविधान में इस बात का ही उल्लेख नहीं है कि संविधान का उल्लंघन वास्तव में होगा क्या। ठीक है, तो फिलहाल जो भी बातें यहाँ पर ये समझिएगा कि उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगते हैं, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी आरोप लगाकर अगर हम उन्हें हटाना चाहते हैं तो उनके हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के हटाने की जो महाभियोग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से किस रूप में भिन्न है, इसके बारे में बात यहां पर करेंगे। तो जब हम टेन्योर टर्म ऑफ ऑफिस की बात ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 68 जो ये आर्टिकल 68 है, अगर आप आर्टिकल 60 समझिए, 62 समझिए, अनुच्छेद 62 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है,
ठीक है ना। पद अगर रिक्त हो जाता है तो पद रिक्त होने के बाद निर्वाचन का जो समय है, ठीक है, निर्वाचन का समय क्या होगा। और दूसरी बात कि जो निर्वाचित व्यक्ति होगा वो उस निर्वाचित व्यक्ति का टेन्योर क्या होगा, उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, ठीक है। जैसे कि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में ये होता है कि जैसे राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, सपोजिट मान लीजिए, ठीक है, राष्ट्रपति की डेथ हो गई, या फिर राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है, या फिर राष्ट्रपति जो है वो क्या है कि महाभियोग चलाकर उसे हटाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहां का जो उपराष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति की कमान संभालेगा, ठीक है, वहां पे तुरंत राष्ट्रपति की कमान संभालेगा। और ऐसे समझिए कि वहां पे राष्ट्रपति का टेन्योर जो है, टर्म ऑफिस जो है वो कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए। और 2 साल में ही जो है किसी राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति हुई और 2 साल के बाद वो त्याग पत्र दे देता है। तो इसका ऑफिस जो था, टर्म जो था वो 4 साल था। तो अभी कितना साल इसका बचा हुआ था, 2 साल। तो जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा वो शेष 2 साल के पूरी अवधि के लिए वो राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है ना, वो पूरे अवधि के लिए राष्ट्रपति हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये 2 साल पूरा होगा तब जाकर जो है फिर क्या हुआ, राष्ट्रपति का नया चुनाव होगा। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है कि हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में जैसे ही पद त्याग की वजह से, महाभियोग की वजह से, मृत्यु की वजह से अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत उसकी कमान जो है संभाल लेता है राष्ट्रपति का। लेकिन ये जो टर्म है ये उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की जो अवधि है वो अवधि पहले से ही फिक्स है कि 6 मंथ्स ही होगा। 6 मंथ्स के भीतर उसमें ये साफ साफ लिखा है यथाशीघ्र, और हर हाल में 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। जबकि एक बात और समझिएगा कि अगर ये उपराष्ट्रपति के भी कॉन्टेक्स्ट में है और राष्ट्रपति के भी कॉन्टेक्स्ट में है कि राष्ट्रपति का 5 साल का टेन्योर है, ठीक है, पद त्याग नहीं कर रहे हो, मृत्यु भी नहीं, महाभियोग भी नहीं, और 5 साल का आपका टेन्योर है, तो ये कहा जाता है कि 5 साल खत्म होने के पहले अगले जो राष्ट्रपति है, ठीक है, अगले जो राष्ट्रपति हैं उस अगले राष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में हो जाना चाहिए, ताकि जो है जैसे ही वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो वैसे ही अगला राष्ट्रपति वो कहे कि उनके कार्यभार को संभाल ले, ठीक है, ये चीज है। लेकिन किसी कारणवश जो है आप समझिए कि 5 साल का टेन्योर है और 5 साल का वो जो टर्म है वो टर्म, नियम तो यही है कि उसके पहले हो जाना चाहिए अगले राष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन किसी कारणवश, जैसे कि क्या होता है, सिचुएशन कब होता है, सिचुएशन ये होता है कि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में क्या होता है कि जब चुनाव आयोग ये कह देता है कि पूरा जो है देश में स्थिति अभी विकट है और अभी चुनाव कराना जो है वो संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि चुनाव नहीं हो सकता है। तो चुनाव जब नहीं हो पाएगा तो और 5 साल का जो टेन्योर है वो भी खत्म हो जाए, तो फिर क्या होगा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद तो 5 साल के लिए, 5 साल के बाद उनका जो है, और चुनाव नहीं हो पाया तो 5 साल के बाद उनका टर्म खत्म हो गया तो राष्ट्रपति के रूप में उनको हट जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब सामान्य स्थिति रहेगी, ठीक है ना, सामान्य स्थिति का मतलब है कि वो पद त्याग भी नहीं कर रहे हैं, वो मृत्यु भी नहीं हुई है, उनके ऊपर महाभियोग भी नहीं चलाया गया, बस केवल ये परिस्थितियां हैं कि चुनाव नहीं हो पाए, ठीक है, और इस वजह से उनका 5 साल खत्म हो गया और अगला राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान ये रखिएगा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि वर्तमान जो राष्ट्रपति होगा वो तब तक के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कि अगले नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। तो बात यहाँ पे समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या है 68 में समझना है कि इसमें अगर पद रिक्ति होती है पदावधि खत्म के बाद तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का समय क्या होना चाहिए, पद त्याग की वजह से और जो भी है वो, और दूसरी बात कि निर्वाचित जो व्यक्ति होगा, जो राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति की वजह से जो राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, तो वो जो है वो टर्म क्या रहेगा, वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो है जो नए राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो राष्ट्रपति क्या उस राष्ट्रपति के बचे हुए शेष कार्यावधि के मात्र जो है वो क्या है कि राष्ट्रपति होगा,
या फिर वो जो है वो शेष सारे टर्म के लिए या फिर कुछ निश्चित समय के लिए होगा। ये सारी जो बातें हैं ना वो आर्टिकल 68 में किया गया है। इसके बाद देखिएगा आर्टिकल 69 में, तो यहां पर जो है एक चीज लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति की रिक्ति उपराष्ट्रपति है ना, यहां पे उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति के पश्चात रिक्ति के कारण के पश्चात निर्वाचन का समय तथा निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि ये चीज देखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण तथा प्रतिज्ञान का प्रारूप, ये ध्यान रखना है कि ये जो शपथ ग्रहण वगैरह सब है ना, ये जो है तृतीय अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तृतीय अनुसूची में अनुल्लिखित का मतलब जिसका उल्लेख नहीं है, उल्लिखित का मतलब है जिसका उल्लेख है, अनुल्लिखित का मतलब है जिसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 71 में ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पे 69 के बाद 70 नहीं लिखा हमने। तो 70 क्यों नहीं लिखा हमने? अभी जब अपने लेक्चर में इस बात की घोषणा की थी या बताया था हमने कि अनुच्छेद 70 एग्जैक्टली है क्या, कि अनुच्छेद 70 जो है उसमें इस बात का उल्लेख है कि अगर राष्ट्रपति की डेथ होती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक साथ खाली हो जाए तो ऐसे अनसीन कोई अनफोर्सीन जो है, जिसको कहते हैं ना कि जो सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, इसके लिए संसद को यह राइट दिया गया है कि वो इस तरह का प्रावधान करे, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 70, इसलिए हमने यहां पे आर्टिकल 70 नहीं लिखा क्योंकि वो सिर्फ उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 71 में क्या है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, ठीक है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा, ठीक है, विवाद के निपटारे की बात इसमें की गई है। तो ये भी जो है वो क्या है कि इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग अलग अलग से जो है, ये तो हमने आपको शुरू में समझा दिया, फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, आर्टिकल ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि हमने राष्ट्रपति के बारे में बताया कि आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 ये कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगा। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीति की बात की गई। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के पदावधि की बात की गई। और आर्टिकल 57 में री इलेक्शन की जो क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में बताया था। 58 में अर्हता के बारे में। इसके बाद 59 में शर्त, 60 में शपथ ग्रहण, 61 में महाभियोग और 62 में जो निर्वाचन का समय होगा पद रिक्ति के बाद निर्वाचन का समय, निर्वाचित व्यक्ति की जो है कि जो पदावधि होगी वो क्या होगी, इसके बारे में। 63 में जो है, इसी तरह से 63 में हमने क्या बताया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 बहुत बार आया है, आर्टिकल 64 के राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसका उल्लेख भारत
के संविधान के कौन से अनुच्छेद में हुआ है? 65 की बात आएगी तो राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति, 66 की बात आएगी तो निर्वाचन और जो है साथ में योग्यता की बात की गई है। इसी प्रकार 67 में पदावधि, 68 में जो है वही होगा निर्वाचन का समय और निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि, 69 में शपथ ग्रहण की बात आएगी, 70 की बात बता दी और 71 में जो है अगर निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो बात समझ में आ गई, तो इसको रट लीजिएगा। अब हम लोग बारी बारी से देखें कि 63 जो है भारत में एक उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था, ठीक है, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की बात की गई है आर्टिकल जो है 63 में। इसमें कहा गया, इसमें यह कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। अब यहां पे देखिए कि उपराष्ट्रपति के रूप में अगर हम कार्य की बात करें, क्या कार्य है इसका, कार्य क्या है, तो कार्य क्या है, तो सिर्फ एक कार्य है, केवल एक काम, केवल एक काम है और वो कार्य क्या है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ठीक है, ठीक है। इसमें यह कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है, तो उपराष्ट्रपति का केवल एक कार्य है और वो कार्य है राष्ट्रपति पद में जो आकस्मिक रिक्ति होती है, उस आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यही एकमात्र कार्य है। और एक बात ध्यान यहां रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो वेतन है वो वेतन तो 5 लाख रुपए है, लेकिन उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो ध्यान ये रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता, उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं है। उसका जो वेतन है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के होने की वजह से है, जो 4 लाख रुपए है। तो उपराष्ट्रपति वास्तव में राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए राज्यसभा के सभापति के रूप में, बल्कि मुख्य जो है सामान्य स्थिति अगर जो है ये आकस्मिक रिक्ति राष्ट्रपति पद पर ना हो तो ये कभी भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो उसका जो मुख्य कार्य होगा वो राज्यसभा की गतिविधियों का संचालन करना और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना, यही तो उसका मुख्य कार्य होगा ना। तो यहां पर इस चीज को समझना है कि उपराष्ट्रपति के रूप में उसको कोई जो है वो क्या है कि उसे, मतलब जो है ऐसे देखिए, ऐसे समझिएगा कि उसे उपराष्ट्रपति इसलिए कहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के ना होने पर उपराष्ट्रपति ही तो राष्ट्रपति का काम करेगा ना, उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष का काम करता है अगर अध्यक्ष ना हो तो ये सही नहीं लग रहा था कि राष्ट्रपति नहीं हो तो राज्यसभा का सभापति को वहां पे बिठा दिया जाएगा, बल्कि ये कहा जाएगा राज्यसभा का सभापति वो जो है उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति होने की वजह से राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति भी है और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब को जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन संसद का अंग है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के साथ तो अंग की भी बात जो है वो नहीं की गई है, क्योंकि हम जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में 3 ही जो है अंग है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा हो गया, ठीक है। तो यहां पर इस बात को समझना है। तो अब यहां पे देखें कि राष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं, इस रूप में ध्यान रखिएगा, इस रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है, वेतन नहीं है, ठीक है, बात समझिएगा। लेकिन जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होगा तो राष्ट्रपति के
उस 6 माह की अवधि में, अगर 6 माह के पहले जो है खत्म चुनाव हो जाता है तो वो सही है, लेकिन मैक्सिमम बता रहा हूं कि 6 माह तक जब रहते हैं अगर मैक्सिमम, तो उससे राष्ट्रपति की समस्त उपलब्धियां, वेतन भत्ता, विशेषाधिकार, सब कुछ उपराष्ट्रपति को हासिल होगा। ठीक है ना, वो सारे अधिकार जो राष्ट्रपति के होंगे वो सब अधिकार हासिल होंगे। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, नहीं चलता, लेकिन यही उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और इस 6 माह के दौरान मान लीजिए इन्होंने किसी तरह का संविधान का उल्लंघन कर दिया, तो फिर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो इसके खिलाफ फिर क्या है कि महाभियोग चल सकता है। बट जब राष्ट्रपति है अपना एक अलग है, उपराष्ट्रपति अलग है, और राष्ट्रपति यहां पर अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो महाभियोग इन पर चलेगा। लेकिन जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और संविधान का उल्लंघन करेगा तो उस स्थिति में इनके ऊपर महाभियोग चलेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के ऊपर किसी तरह का कोई महाभियोग नहीं चलेगा। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन दिया जाता है। और इस रूप में भारत के राष्ट्रपति का वेतन जहां 5 लाख रुपए पर मंथ है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक समझ लेना है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सर्वोच्च कार्यालय धारक है, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक प्रधान है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय जो है वो क्या है कि उपराष्ट्रपति का माना जाता है। इसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 64, राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है, ये सारी बातें देखिए कई बार बता रहा हूं तो इसको आपको समझना है। इसका जो है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, चेयरमैन। ठीक है, अब वास्तव में चेयरमैन की जगह पर वास्तव में चेयरपर्सन शब्द का प्रयोग जो है देखता हूं कि कुछ किताबों में कुछ जगह पे लिखा रहता है, क्योंकि चेयरमैन जो है अगर कोई मान लीजिए महिला सभापति बनती है, ठीक है ना, बनती है, तो ऐसी स्थिति में उनको चेयर विमन तो नहीं कहा जाएगा ना, तो इसलिए जो है इसके लिए चेयरपर्सन शब्द का प्रयोग जो है वो क्या है हो रहा है। और चेयरमैन ऐसा लगता है कि यहाँ पर वही जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो है एक इफेक्ट जो है वो क्या है कि दिख रहा है। ठीक है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति तो है, सभापति तो है, किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं। ठीक है, और यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है, जिसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, कि भारत का एक संसद है और उस संसद के कितने अंग होंगे, तो राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन यहां पे आप देखिए संसद का अंग है, लेकिन राष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं है। ठीक उसी तरह से वो राज्यसभा का सभापति होते हुए भी वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से राष्ट्रपति संसद का अंग होते हुए भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि यहाँ पे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो सदस्य नहीं होने की वजह से सामान्य स्थिति में आप समझ जाइए मतदान का अधिकार नहीं होगा, मतदान का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, मतदान का अधिकार उपराष्ट्रपति को नहीं होता है, लेकिन जहां निर्णायक वोट की बात आती है, यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग करेगा, कास्टिंग वोट यानी निर्णायक वोट का प्रयोग करेगा, निर्णायक मतदान का वोट का अधिकार, यानी कि जब किसी एक प्रस्ताव पर या विधेयक पर आप कह सकते हो कि मत बराबर हो जाता है,
तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उपराष्ट्रपति अपने निर्णायक वोट का प्रयोग कर सकता है, उसका कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 कहता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है ये कहा गया कि राष्ट्रपति की पद की आकस्मिक रिक्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आकस्मिक रिक्ति जिसको कहते हैं ना कैजुअल वैकेंसीज, कैजुअल वैकेंसी, और ये आकस्मिक रिक्ति जो है किन किन ग्राउंड पे हो सकती है ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाए, आकस्मिक शब्द हटा दीजिए कि राष्ट्रपति की पद की रिक्ति किन किन स्थिति में हो सकती है। तो 5 साल का टेन्योर है, 5 साल का टेन्योर पूरा कर लिया तो भैया आप हट जाइए, ठीक है ना। वहां पर दूसरी बात क्या है, लेकिन ये भी समझिएगा कि वो पद रिक्ति जो है ना, वो पद रिक्ति, वो कभी भी पद रिक्ति ऐसा हो नहीं, वो पहले से चुनाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि 5 साल के चुनाव के 5 साल के टेन्योर पूरा होने के पहले ही चुनाव हो जाता है। और जैसे 25 जुलाई का डेट जो है वो करीब करीब फिक्स है, हर साल, हर 5 साल में राष्ट्रपति पद धारण नया राष्ट्रपति 25 जुलाई को करता है, यानी कि हर हाल में 25 जुलाई के पूर्व जो है राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। और जैसे 25 जुलाई को वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होगा, वैसे ही अगले राष्ट्रपति का जो है वो कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये तो एक सिचुएशन है, लेकिन अचानक जो है पद रिक्ति क्या हो जाती है, आकस्मिक रिक्ति की बात करें तो एक हो गया कि पद त्याग कर दिया उन्होंने जो है, और ये जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने जो है पद त्याग की घोषणा करता है, जिसे उपराष्ट्रपति क्या करता है, तुरंत इसकी सूचना लोकसभा को देता है। तो पद त्याग कर दिया। दूसरी बात है कि मृत्यु की स्थिति में। तीसरी बात है कि महाभियोग की स्थिति में, महाभियोग पास अगर हो जाता है। चौथी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, चौथी बात ध्यान ये रखना है कि पद त्याग की स्थिति, मृत्यु, महाभियोग। चौथी बात कि निर्वाचन जब अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, निर्वाचन हो गया, कार्यभार संभाल लिया आपने, स्टार्ट कर दिया, महीना 2 महीना काम किया, महीना तो बल्कि 1 महीने के अंदर अंदर ही वरना आरोप लगाना पड़ेगा। 1 महीने तक मान लीजिए कि काम आपने किया, तो 1 महीने तक जो आपने काम किया है राष्ट्रपति के रूप में, और इसके बाद आपका राष्ट्रपति के पद पर जो नियुक्ति है, उसका जो चुनाव है, वो चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो है संविधान में ये प्रावधान है कि उस 1 महीने के लिए आपने जो काम किया उस काम को अवैधानिक माना नहीं जाएगा, उसको अवैध माना नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो निर्वाचन अवैध हो गया तो 1 महीने के बाद क्या होगा, अचानक खत्म हो जाएगा आपका पद जो है। महाभियोग लगा दिया गया, पास हो गया, तो आप जो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। मृत्यु अचानक हो गई, रिक्त हो जाता है। पद त्याग अगर आपने कर दिया त्याग पत्र देकर, तो अचानक रिक्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तुरंत जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लेगा। तो ये पद जो है आकस्मिक रिक्ति की बात है, ठीक है। तो आकस्मिक रिक्ति हो जाएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये जो आकस्मिक रिक्ति होती है, जो कैजुअल वैकेंसीज होता है, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और इसमें कुछ बातें जो है जो मैं आपको बता चुका हूं, कई बार हो जा रहा है, तो ये अच्छी बात है कि आप एक बार पूरी वीडियो पूरी बातें सुन लेते हैं, तो सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब इसमें देखिए कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेगा तो राष्ट्रपति के जो भी वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां, इम्यूनिटीज जिसको कहते हैं, जो स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है, जो सैलरीज होते हैं, जो अलाउंसेस होता है, वो सब का वो जो है वो क्या है, हकदार होगा, ठीक है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में की गई है। वो सारे वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां, उन सब का जो है अधिकारी हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी समझिएगा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो राष्ट्रपति को, तो ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति फिर नहीं रह जाएंगे,
ठीक है ना। ऐसी स्थिति में जो उपसभापति होगा वो उपसभापति तुरंत राष्ट्रपति के कार्यभार को जो है संभाल लेता है। ठीक है, उपसभापति तुरंत राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य संभाल लेता है। तो जब ये उपराष्ट्रपति, इसको ऐसे समझिए, इसको अगर डायग्राम के थ्रू समझना होगा तो आप कैसे समझ सकते हैं कि यहां पर इस चीज को समझिए कि ये जो है राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा का सभापति जो है वो कौन है, उपराष्ट्रपति, और ये क्या है, राष्ट्रपति का पद है। किसी कारणवश जो है कैजुअल वैकेंसीज अगर हुआ, ठीक है, कैजुअल वैकेंसीज अगर हुआ तो ये जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेगा। ठीक है, तो जब जैसे ही आप राष्ट्रपति हो गए तो राज्यसभा का सभापति तो नहीं रहेंगे ना कि दोनों काम एक साथ तो करेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि दोनों काम एक साथ आप नहीं कर सकते हो। तो उस दौरान जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो फिर वो राज्यसभा का सभापति नहीं रह जाएगा। तो यहां पे जो रिक्तियां होंगी उसमें तुरंत जो है जो उपसभापति होगा वो सभापति के रूप में कार्यभार को संभाल लेता है। ठीक है, वो तुरंत राज्यसभा का जो उपसभापति है तुरंत राज्यसभा की समस्त गतिविधियों को अपने हाथ में ले लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि जब आप यहां पे काम कर रहे हैं तो आपको इस दौरान क्या होगा, राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। तो आर्टिकल 97 में राज्यसभा के सभापति के रूप में जो आपको वेतन मिल रहा है वो वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आर्टिकल 97 में जो है राज्यसभा के सभापति का वेतन क्या होगा, भत्ता क्या होगा, उस सब का जो है वहां पे उल्लेख किया गया। ठीक है ना, उल्लेख किया गया। तो इसमें ये साफ साफ कहा गया कि अगर उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसको राष्ट्रपति का वेतन मिलता है, राष्ट्रपति का भत्ता मिलेगा। तो उस दौरान वो राज्यसभा के सभापति के रूप में तो कार्य नहीं कर रहा है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो वेतन दिया जाता है उतने माह के लिए वो वेतन नहीं दिया जाएगा। वो जो है उस पद पर कार्य जो है वो कौन कर रहा है, राज्यसभा का उपसभापति। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ये बातें। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ये आर्टिकल 65 में किया गया। अब देखिए आर्टिकल 66 की बात करें तो आर्टिकल 66 में इसका जो है वो क्या है कि इसमें 3 खंड है। ठीक है, आर्टिकल 66 की अगर हम बात करें तो इसके 3 खंड हैं। खंड 1, खंड 2, खंड 3। खंड 1 में जो है क्या है, निर्वाचन, और इसके लिए निर्वाचन मंडल क्या होगा। 2 में ये कहा गया कि वह किसी भी संसद व विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा तीसरे में क्या है कि कौन उपराष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशंस वो क्या क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो क्वालिफिकेशन क्या क्या होगा ये हमें समझना है। अब देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 66 के खंड 3 में इसका उल्लेख है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसकी जो उम्र है वो 35 साल होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम जो है वो कितना होना चाहिए, 35 ईयर्स। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद आर्टिकल 58 में
राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है, ठीक है। और यहां पे जो आर्टिकल 58 में जिस योग्यता की बात की गई है, आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति की जो योग्यता है, अर्हता है, उसकी बात अगर करें तो यहां पर ये दोनों समान है। यहां पर चेंज हो जाता है। हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, वहां पर राज्यसभा का सभापति नहीं, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता नहीं, बल्कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। यहां पर यह साफ साफ लिखा है कि वो राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखेगा, राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। और यहां पर है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखेगा, लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, यह ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। बाकी जो है ना और सब चीजें सेम है। कि इसके बाद होगा चौथी बात, ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार के लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद का मतलब है कि इसमें जो है जैसे कह सकते हैं कि वो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार या केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण की जो है वो क्या है कि वो सदस्य नहीं होगा, या वहां पर कोई जॉब जो है वो नहीं, या लाभ का पद धारण नहीं कर रहा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति है वर्तमान में, वो अगले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है पद पर रहते हुए, ठीक है। उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, संसद का जो राज्य या केंद्र का जो मंत्री है वो चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद जो है फिर क्या होगा, जो संसद के सदस्य है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन क्या होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया, जीत गए, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो अन्य जो पद है या जो भी सदस्य हैं, आप कहीं पर भी, अगर आप राज्यपाल हैं तो आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा, अगर मंत्री हैं तो त्याग पत्र देना पड़ेगा, संसद के किसी सदन के सदस्य हैं या विधानमंडल के सदन के सदस्य हैं तो आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। यानी एक बार में एक ही पोस्ट आपको जो है वो क्या है कि धारण करना है। लेकिन आप मंत्री रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जब पद संभालने की बात आएगी तो जिस मतलब तारीख को आप पद धारण करेंगे उस तारीख से आपका क्या होगा, पिछला अगर कहीं कोई सदस्यता है या राज्यपाल है, मंत्री हैं, सदन के सदस्य हैं, तो वो सारी चीजें जो है वहां पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चुनाव के पहले, पद धारण करने के पहले त्यागपत्र देने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति में भी है, 35 साल की उम्र होना चाहिए, राष्ट्रपति में भी है, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होना चाहिए, कोई लाभ का पद धारण नहीं करना है, कोई लाभ का पद धारण नहीं करना है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री और सदन का सदस्य वो जो है लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएगा। ये सारी बातें जो है वो क्या है कि आर्टिकल 66 के खंड 3 में अर्हताएं, जो क्वालिफिकेशंस है उसके बारे में जो है वो बात की गई है। और संसद का जो सदस्य नहीं होगा, विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, वो 66 के खंड 2 में। और निर्वाचन मंडल की अगर हम बात करें तो यहां पर भी विचार कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो क्या है, आर्टिकल 54 में निर्वाचन की बात की गई है, और निर्वाचन की जो रीति है वो आर्टिकल 55 में। देखिए सब आप जब सुनोगे, अगर आपको याद नहीं है तो आपको मेरी बात जो है बड़ा उलझन वाली लगेगी, ठीक है ना। लेकिन मैंने बार बार ये कहा कि आप पहले रटो उसको। आर्टिकल 54 में निर्वाचन की बात है और 55 में निर्वाचन की रीति की बात है। और आर्टिकल 54 में निर्वाचन की बात वहां पे क्या है कि कौन उसका जो चुनाव करने वाला जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, जो निर्वाचक मंडल होगा, उस निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होंगे वो कौन कौन होंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का अगर हम बात करें, ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा इसमें एक जो है पेज में अतिरिक्त ले लूं, ठीक है, ये आपको जो है ठीक है, यहां पे समझिए। अब देखिए कि यहां पे अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति, यहां है निर्वाचक मंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ठीक है, निर्वाचक मंडल।
इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और ये क्या होगा, राष्ट्रपति की बात करेंगे और उपराष्ट्रपति, दोनों का कंपैरिजन करके बता दे रहा हूं, तो आपको तो है याद लंबे दिनों तक रहेगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में ये अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 54, और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 66 का खंड 1। ठीक है, अब देखिए यहां का जो निर्वाचक मंडल होगा, उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन प्लस राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा प्लस J&K, दिल्ली, पांडिचेरी। ठीक है, संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी विधानसभा, इन सब के क्या हो जाएंगे, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझिए कि जो निर्वाचक मंडल की जो हम बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहे हैं, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अगर हम तुलना करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो बात है आर्टिकल 54 में, यहां पे आर्टिकल 66 खंड 1 में है। अब यहां पे जो आर्टिकल 54 में जो बातें कही गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होगा वो संसद के दोनों सदन, ध्यान रखिएगा, दोनों सदन प्लस राज्य विधानसभा और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल के सदस्य बनेंगे। यानी कि इन सब में कहीं पर भी किसी तरह का अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स है और साथ में राज्यों के जो विधान परिषद जहां जहां भी है उनके सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन जब उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे, इसके निर्वाचक मंडल में क्या होगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी कि इसमें निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों होंगे, निर्वाचित प्लस मनोनीत, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, दोनों शामिल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं, दोनों शामिल होंगे। ठीक है, तो यहां पे संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभा प्लस जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी विधानसभा, ये 3 संघ शासित, और इसके सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी इन सब के मनोनीत सदस्य और प्लस कुछ राज्यों के जो विधान परिषद है, वो विधान परिषद के सभी सदस्य भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। लेकिन जब हम उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेंगे, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होंगे, और राज्य विधान मंडल चाहे वो राज्यों का हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश का हो, कोई उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होता है। बात समझ में आ रही है ना, बात जो है वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, कि ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और बातें मैं आपको बता दूं कि इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो राष्ट्रपति के लिए जो जमानत राशि है वो भी 15,000, वो 15,000 है, और उपराष्ट्रपति की भी जो है जमानत राशि जो है वो कितना है, 15,000 रुपए। लेकिन इसके बाद देखिएगा कि जो निर्वाचक मंडल होगा, निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रोपोजर होंगे और कितने सदस्य समर्थक होंगे, प्रोपोजर एंड सेकेंडर, कितने सदस्य निर्वाचक मंडल के, कितने सदस्य जिस व्यक्ति का कह सकते हैं कि मनोनयन किया, जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है उसके लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य
उस व्यक्ति को उसका समर्थन करेंगे और कौन उसका प्रस्ताव रखेंगे, कितने सदस्य और कितने सदस्य समर्थन करेंगे। तो 50 सदस्य, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसका नाम का प्रस्ताव रखेंगे और 50 सदस्य उसको जो है उसको समर्थन करेंगे। इसी को प्रोपोजर एंड सेकेंडर कहते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे, लड़के ने लिखा कि प्रोपोजर एंड सेकेंडर क्या होता है, या प्रस्तावक और समर्थक कौन होता है। तो देखिए क्या होता है कि राष्ट्रपति का कोई भी उम्मीदवार व्यक्ति है तो वो व्यक्ति तभी चुनाव लड़ेगा जब निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य जो है वो 50 सदस्य क्या करे, उसके नाम का प्रस्ताव रखे और फिर रेस्ट 50 सदस्य क्या करे, उसका समर्थन करे। तो जो प्रस्ताव रखता है उसको प्रोपोजर कहा जाएगा, उसको प्रस्तावक कहा जाएगा, और जो 50 व्यक्ति उसका समर्थन कर रहा है उसको सेकेंडर कहा जाएगा, उसी को समर्थक कहा जाएगा। तो इसमें 50-50 है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति में ये है 20 और 20 होगा। ये हो जाएगा प्रोपोजर, 20 सदस्य प्रोपोजर होंगे, ठीक है, और ये 20 सदस्य हो जाएंगे सेकेंडर हो जाएंगे। जबकि यहां पे जो प्रोपोजर है वो प्रोपोजर हो जाएगा 50 मेंबर, और यहां पे ये प्रोपोजर, यहां पर सेकेंडर जो है वो हो जाएंगे कितने, 50 सदस्य। ठीक है, ये सब आप लोग सुन के लिखिए, दिमाग ये ना लगाइए कि जो है साफ, और ये साफ वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। यहां पर जो है सुन के लिखिए, ये बहुत कोई टेक्निकल वर्ड्स में नहीं बता रहा हूं कि जो आप सुनकर लिख नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें जो है ध्यान में रखना है। तो ये क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कि आर्टिकल 66 के खंड 1 में जो निर्वाचक मंडल है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उस कॉलेज के संबंध में बात की गई है उपराष्ट्रपति का, और उसके अंतर्गत जो है जो कौन कौन सदस्य होगा कौन नहीं होगा इसके बारे में बताया। और जो राष्ट्रपति का चुनाव है, उस राष्ट्रपति चुनाव के साथ जो निर्वाचक मंडल जुड़ा हुआ है, उस निर्वाचक मंडल के साथ जो विशेष बात है, जो कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नहीं है। सबसे पहली बात कि राज्य के स्तर का, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो या फिर जो है स्टेट्स हो, उसमें कोई भी उसमें भाग नहीं लेता उपराष्ट्रपति वाले में। लेकिन यहां पर जो है ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन वो निर्वाचित, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। साथ में 3 केंद्र शासित प्रदेश का भाग लेगा, यानी जो रेस्ट 5 केंद्र शासित प्रदेश है वो उसके सदस्य भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पे विधानसभा ही नहीं है, तो वो भाग कहां से लेगा, ठीक है ना। तो ये जो है इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी बात है 50 प्रोपोजर 50 सेकेंडर, उधर 20 प्रोपोजर 20 सेकेंडर, 15,000 रुपए की जमानत राशि, 15,000 रुपए की जमानत राशि। अगर अब यहां पर यह भी समझिएगा कि कुल जितने वोट पड़े हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के संबंध में ध्यान ये रखिएगा कि दोनों के जो वोट पड़े हैं, जितने, मतलब कह सकते हैं जितने भी कुल वोट पड़े हैं, कुल मतों का यदि 1/6 भाग उम्मीदवार को नहीं मिलता तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। और जमानत जो राशि है वो जब्त होकर कहां पे चली जाएगी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुल मतों का यदि 1/6 भाग उम्मीदवार को नहीं मिलता तो उसकी जमानत जो है वो क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, ठीक है। वो जमानत जो है वो क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बात है कि राष्ट्रपति की पदावधि, आपको मालूम है कि वो पदावधि जो है वो कितने साल का होगा, 5 साल का होगा, 5 ईयर्स का होगा। 5 ईयर्स के पहले भी पद रिक्त हो सकता है, और वो क्या है, वही है मृत्यु, पद त्याग करने पर, पद त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को, त्याग पत्र राष्ट्रपति को। दूसरा, मृत्यु होने पर। तीसरा हो जाएगा चुनाव को अवैध घोषित करने पर, चुनाव अवैध हो जाने पर। और चौथा,
राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से जिससे लोकसभा सहमत हो, जिससे लोकसभा सहमत हो। ठीक है, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से जिससे लोकसभा सहमत हो। अब यहां पे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे समझना यह है कि राज्यसभा से इसको, अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया सबसे पहली बात समझ लीजिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाते हैं, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि राष्ट्रपति पर जो सदन में हटाने की जो भी कह सकते प्रस्ताव आते हैं, उस वह प्रस्ताव एकमात्र आधार पर ही आ सकता है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति उनको किसी भी आधार पर आरोप लगाया जा सकता है उन पर, और उसके बाद उनको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये ध्यान में रखना है कि जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी उसमें चुनाव के वक्त तो आपने क्या देखा कि संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे हैं, और राज्य विधानसभा के भी भाग ले रहे हैं, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश के भी भाग ले रहे हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो वहां पर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, वहां पर निर्वाचित मनोनीत सब शामिल हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति की जब हम बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति का क्या है कि राज्यसभा में वो होना चाहिए, जो भी मतदान वगैरह जो कुछ भी होगा वो सब राज्यसभा से होगा, और लोकसभा सिर्फ और सिर्फ उससे क्या होना चाहिए, सहमत होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर जब कह सकते हैं संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन संसद के किसी भी सदन, दोनों सदन की बात करें, पहले इस सदन से पारित होगा, फिर इस सदन पे आएगा, फिर वो भी पारित हो जाएगा तो हो जाएगा। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि संसद के जिस भी सदन में आएगा उस सदन का कुल सदस्यों का मतलब बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और वैसे ही जैसे ही एक सदन में पारित होगा दूसरे सदन में भी वही प्रक्रिया कि कुल सदन, उस सदन के कुल सदस्यों का मतलब बहुमत और प्लस उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वहां पर पारित होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति में क्या है कि केवल जो उस समय उपस्थित जो सदस्य है, उस उपस्थित सदस्य के साधारण बहुमत से ही वो पारित हो गया, तो उपराष्ट्रपति और लोकसभा उससे सहमत है तो उपराष्ट्रपति को अपना पद वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। वहां विशेष बहुमत की आवश्यकता है, यहाँ पे साधारण बहुमत, वहां पे विशेष बहुमत दोनों सदनों में, यहाँ पे राज्यसभा में जिससे लोकसभा सहमत हो। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब और बात आगे देखिए कि जब क्या होता है कि उपराष्ट्रपति पर एक सदन, किसी भी एक सदन में लगाया गया और वहां से पारित होकर जब दूसरे सदन में जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति को खुद या फिर अपने मतलब अधिवक्ता या वकील के माध्यम से वो अपना पक्ष वहां पे रख सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के साथ क्या है कि उपराष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की कोई मतलब अधिकार नहीं है। बस वहां पे गया, पारित हो गया तो बस हटना है, वहां पर आपको अपनी बात कहने का वहां पे कोई राइट ही नहीं है। तो इस तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पदावधि की अगर हम बात करें तो पदावधि 5 साल उधर भी है, 5 साल इधर भी है। जिन आधारों पर राष्ट्रपति को पद की रिक्ति होती है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति, ठीक उसी तरह से उपराष्ट्रपति की भी होती है, बट एक जगह बल्कि 2 जगह अंतर है। पहला अंतर हो जाएगा, ठीक है, पहला अंतर हो जाएगा, यहां पे समझिएगा, मैं अभी एक अंतर बता रहा हूं। पहला अंतर वो अंतर ये है कि राष्ट्रपति पर जब भी हटाने की बात आएगी
तो वो वहाँ पे महाभियोग चलेगा। राज्यसभा के जो सभापति यानी उपराष्ट्रपति जो है उनको पद से हटाने की जो बात है वो बात जो है वो क्या होगा, साधारण बहुमत से होगा, राज्यसभा से प्रारंभ होगा, ठीक है, और किसी भी आधार पर लगाया जा सकता है। वहां पे संविधान के उल्लंघन के आधार पर, यहां पर किसी भी आधार पर। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये सारी जो परिस्थितियां हैं ना, ये सारी परिस्थितियां यहां पर केवल एक जो है आप महाभियोग रख लीजिएगा कि इन परिस्थितियों में जब ध्यान ये रखना है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा और जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, ठीक है, सारी सिचुएशन वही है, वही राष्ट्रपति का वही उपराष्ट्रपति का है, बस केवल यहां पे फर्क ये है कि यहां पर कोई भी आरोप लगाकर हटा सकते हैं, यहां पे संविधान का अतिक्रमण के आरोप पर लगाकर, ठीक है, वो कर सकते हैं, और दूसरी बात है वो महाभियोग लगाकर, यहां पर किसी भी आरोप पर महाभियोग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए फर्क क्या है, फर्क ये है कि जैसे ये सब चीजें स्थिति आती है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और इसके बाद यथाशीघ्र राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये किसके साथ बात कही गई है, राष्ट्रपति के साथ। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में क्या है कि वहां पर कोई निश्चित मियाद नहीं है कि 6 माह के अंदर अंदर ही होना है। वहां पर जो ये कहा गया कि उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है किसी कारणवश, इन सभी कारणों से, तो ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द जो है कोशिश होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, लेकिन वहां पर ये नहीं लिखा है कि हर हाल में 6 माह के भीतर भीतर हो जाना चाहिए। समझ में बात आ रही है? ये सब इंपॉर्टेंट जो है जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो ये उपराष्ट्रपति का जो है वो पदावधि हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है उपराष्ट्रपति के रिक्त पद भरने का प्रावधान, वही चीज हमने आपको बताया आर्टिकल 68 में कि जब आकस्मिक रिक्ति होती है, ठीक है ना, आकस्मिक रिक्ति होती है तो पद भरने का जो प्रावधान है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो है वो क्या है कि अगर पद रिक्त हो जाता है, जो पिछले पेज में हमने बताया उन सभी कारणों से, तो यथा शीघ्र कोशिश करना चाहिए जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है, लेकिन कोई समय सीमा नहीं, समय सीमा नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 62 में जैसे कहा गया कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा मैक्सिमम कितने माह तक, 6 मंथ्स तक। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि वो रेस्ट टाइम के लिए पूरा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। और यहां पर भी जो है वो क्या है कि उपराष्ट्रपति का यही कहा गया कि रिक्त पद भरने का प्रावधान क्या है कि राज्यसभा फिर से चुनाव होगा, और चुनाव होगा और उसके बाद जब तक चुनाव नहीं होगा राज्यसभा का जो सभापति है वो राज्यसभा का उपसभापति जो है वो सभापति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पद है वो जितना, इसमें कोई समय सीमा नहीं दिया गया है। इसके बाद देखिएगा आर्टिकल 69 लास्ट में बात कर रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति का शपथ तथा प्रतिज्ञान। देखिए यहाँ पे शपथ और प्रतिज्ञान की बात आप समझिएगा, ये ओथ है और ये अफर्मेशन है, ठीक है। कभी आप पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये शपथ और प्रतिज्ञान होता क्या है। तो देखिए शपथ क्या होता है, तो यहाँ पे ये कहा जाता है मैं ईश्वर की शपथ लेकर, है ना, ईश्वर की शपथ, तो ईश्वर की शपथ हम लेते हैं, ठीक है ना, कि मैं ईश्वर की शपथ लेकर ये बात कहता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा, मैं गीता पर हाथ रखकर इस बात की शपथ ग्रहण करता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा, सच के सिवाय कुछ और नहीं कहूंगा, ठीक है। तो मैं ईश्वर की शपथ लेकर यह बात, तो यहां पे क्या हो रहा है, शपथ जस्ट लाइक हो गया कसम खाना, ठीक है। लेकिन जब हम प्रतिज्ञान की बात करते हैं तो प्रतिज्ञान का मतलब क्या हो गया कि यहां पे ये कहा गया मैं सत्य निष्ठा के साथ इस बात का प्रतिज्ञान करता हूं। प्रतिज्ञान करने का यहां पे मतलब ये हो गया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो संविधान के जो कर्तव्य हैं, जो भी उसमें उपबंध हैं, उन उपबंधों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। यहीं पर जो है इंटीग्रेट, जो कह सकते हैं कि जो GS 4th पेपर में जो एथिक्स है
उस इथिक्स में एक जो है आपने पूरा सुना होगा ना कि वहां पर जो है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति की बात की गई है। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की बात की गई है। तो उसमें जो सत्यनिष्ठा है, उसमें जो इंटीग्रिटी है, जस्ट लाइक यहां पर वही है। इंटीग्रिटी यहां पर क्या हो गया कि इंटीग्रिटी ये होनी चाहिए कि आपको संविधान के उपबंधों के हिसाब से ही काम करना है। वो अनब्रोकन एंड अनडिवाइडेड कंप्लीटनेस होना चाहिए किसी भी स्थिति में। सत्यनिष्ठा का मतलब, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? जब आप इंटीग्रिटी का आप मतलब समझ लीजिए कि इंटीग्रिटी शब्द का प्रयोग सत्यनिष्ठा के लिए भी होता है। और हमारे देश के संविधान में जब हम एकता और अखंडता की बात करते हैं तो एकता के लिए यूनिटी हो गया और अखंडता जो है वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रिटी। तो अखंडता की बात इंटीग्रिटी हो गई। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, इंटीग्रिटी का मतलब है कि किसी भी हाल में वो टूटना नहीं चाहिए। तो आप प्रतिज्ञा करते हो किसका? कि हम संविधान के उपबंधों का पालन करेंगे। जब शपथ ग्रहण की बात करते हैं तो शपथ क्या ग्रहण करते हैं? ईश्वर की शपथ ग्रहण करते हुए मैं कह रहा हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच। तो जस्ट लाइक यही चीज है। तो यहां पे ईश्वर, यहां पे एक धर्म होगा और यहां पर जो है वो क्या होगा? संविधान या जो भी नियम होंगे उस नियम के प्रति जो है प्रतिज्ञा। और बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्र राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात करें तो वो आर्टिकल 60 में है, राष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 में है। और इसमें क्या है कि राष्ट्रपति तीन चीजों का, एक तो हो गया, पहला हो गया कि जो भी पद है, जो राष्ट्रपति का पद है, पद के कृत्यों का निर्वहन, पद के कृत्यों का निर्वहन करूंगा। ठीक है, का निर्वहन, ये शपथ ग्रहण करता है राष्ट्रपति। तीन बातें करता है। पहला हो गया, दूसरा होगा लोक सेवा में निरत रहने का। ठीक है, कि लोक सेवा और कल्याण में निरत, यानी कि इन्वॉल्व रहूंगा। लोक सेवा व कल्याण में, लोक सेवा व कल्याण में निरत रहने का मतलब है इन्वॉल्व रहने का। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी शब्दावली प्रयोग करने की बात है, जो शायद बहुत कम लोग जो है देखता हूं कि मैं बताता है वो, कि ये कहते हैं अपने शपथ ग्रहण में कि संविधान का परिरक्षण, मैं संविधान का परिरक्षण, संरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण, ठीक है, परिसंग और प्रतिरक्षण करूंगा। परिरक्षण का मतलब ध्यान रखिएगा कि वो हो जाएगा प्रिजर्व करके रखूंगा। प्रिजर्व, जो संविधान में जो बातें हैं उसको प्रिजर्व करके रखूंगा कि वो सड़ा गला ना हो जाए, जंग ना लग जाए। कहने का मतलब है ना कि उसको प्रिजर्व, उसको मतलब जो है वो, उसको ये कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं परिरक्षण, उसका परिरक्षण मैं करूंगा। संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब है कि उसको प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है, और जब प्रतिरक्षण की बात है तो कोई इसके अगेंस्ट में काम करेगा तो मैं अपने संविधान की रक्षा, इसको डिफेंड करना कहते हैं। ठीक है, तो परिरक्षण का मतलब हो गया प्रिजर्व करना। संरक्षण का मतलब क्या हो जाएगा? संरक्षण का मतलब हो गया प्री जो है प्रोडिप, इसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। और प्रतिरक्षण का मतलब हो गया डिफेंड। ठीक है, तो प्रिजर्व शब्द हो गया, इसका मतलब हो गया प्रतिरक्षण। इसके बाद हो गया प्री प्रोडिव, इसके बाद प्रोटेक्ट करना यानी कि संरक्षण। इसके बाद तीसरा वर्ड है डिफेंड, यानी कि प्रतिरक्षण, डिफेंड करना। ये तीन वर्ड है। तो राष्ट्रपति तीन बातों की शपथ ग्रहण करता है। जबकि जब हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे आर्टिकल 69 में, तो इसमें दो बातों की जो है वो शपथ ग्रहण करता है। और वो दो बात क्या है? वो दो बात ये है कि अपने पद के कृत्यों का निर्वहन करूंगा और संविधान के प्रति जो है निष्ठा व श्रद्धा रखूंगा। ठीक है, बस इतनी। वो संविधान के परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण की बात नहीं करता है। प्रिजर्व करना, डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करने वाली बात वहां पे नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सूक्ष्म अंतर बता रहा हूं जो आपको शायद कहीं पर भी जो बताया नहीं जाएगा। और ये सारे शब्द का क्या मतलब होता है ये ध्यान रखिएगा कि प्रिजर्व हो गया परिरक्षण, संरक्षण हो गया प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना हो गया प्रतिरक्षण।
तो ये है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, ठीक है ना। तो ये सारी जो बातें हैं आर्टिकल 71 का जो आपको है हमने आपको बता दिया, ठीक है। आर्टिकल 71 में वो बातें जो है वो आपको पता ही है कि हमने आपको बताया था। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होगा उसका एकमात्र जो है वो कहाँ पे होगा, उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, जो भी विवाद होगा। और विवाद के बाद जो बात हमने आपको बता दिया कि अगर होता पाया जाता है कि आपका निर्वाचन गलत हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको पद से तो हटना ही है, लेकिन जब तक आप रहे और कुछ काम किया तो उस काम को अवैध माना नहीं जाएगा। और यही चीज़ वहाँ पर भी है। निर्वाचक मंडल में अगर कोई भी जो है ऐसे सदस्य रिक्त रहता है, वहाँ पे कोई सदस्य जो है किसी राज्य का विधानमंडल भंग है मान लीजिए, ठीक है ना, तो सॉरी संसद का जो है कोई भी पद रिक्त होता है, वो तो उपराष्ट्रपति में राज्य विधानमंडल अगर भंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। रिक्त रहे तो भी आप जो है वो क्या है कि चुनाव होगा अपने तय समय पर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका अगर चुनाव अवैध होता है तो चुनाव तो अवैध होने के पूर्व जो भी काम किए हो सब वो वैध होगा, ठीक है। तो यही है उपराष्ट्रपति के संबंध में। हमने जो है आज थोड़ी लंबी क्लास हो गई, लेकिन ये उपराष्ट्रपति के संबंध में सारी महत्वपूर्ण जो है बातें हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये सवाल आएंगे, तो इसको कई बार आप देख लीजिएगा, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। फिलहाल आज इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।